गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके अगले सिलेबस के टॉपिक म्यूटेशंस के बारे में। जैसा कि हम काफ़ी लंबे टाइम से इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। म्यूटेशंस क्या हैं, वो उनकी नेचर क्या है, पॉइंट म्यूटेशंस क्या होते हैं, जीन म्यूटेशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस जैसा हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन। तो हम इन सभी के बारे में वन बाय वन कंसिडर करते चलते हैं। सो लेट्स हैव ए लुक। जैसा हम अच्छे से जानते हैं कि डीएनए की सीक्वेंस में कोई भी बदलाव अगर आता है तो यूजुअली हम उसको म्यूटेशन बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द म्यूटेशन इज any change in the base sequence of DNA must be inherited to the next progeny of cell or of the organism. So, what is the most appropriate definition we can infer? That mutation refers to any sudden heritable change in the genotype. Genotype means the DNA sequence of a cell or an organism, that is, they require replication of the changed structure of DNA molecule. अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो अगली जनरेशन में वो चेंज प्रोसीड नहीं करेगा। दैट मीन्स देर इज a great difference between the two words, base substitution and the mutation. Base substitution can be repaired within the same generation of the cell by means of various kind of DNA repair mechanism. Okay, but if a base substitution is not properly repaired, then the base substitution is likely to move to the next generation, and such kind of inherited base substitutions or the base changes are called mutations. Now, there are four major points of the nature of mutations we can consider. The first and important one is all the mutations are random. That means mutations molecular level पे होने वाला एक हादसा है जो कहीं भी किसी के साथ कभी भी हो सकता है। ये प्लान्ड मैनर नहीं है। अगर प्लान्ड मैनर में होता तो यूजुअली हम उसको, अगर कोई किसी की डेथ प्लान्ड मैनर में करते हैं तो हम उसको मर्डर कहते हैं। ये रैंडम अगर एक्सीडेंट होता है या रैंडम हादसा होता है तो हम उसको एक्सीडेंट वर्ड बोला करते हैं। तो म्यूटेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे होने वाली एक रैंडम प्रोसेस है, यानी होने के बाद ये देखा जाता है कि इसका फ़ायदा हुआ कि नुकसान। अगर म्यूटेशन फ़ायदेमंद है, यानी कोई पर्टिकुलर टाइप का जीन में ऐसा बदलाव आया जिसकी वजह से ऐसी प्रोटीन बन गई और वो प्रोटीन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या सेल के लिए उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम में आ रही है, तो हम उसको गेन ऑफ म्यूटेशन बोल दिया करते हैं, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। लेकिन ज़्यादातर जो भी रैंडम प्रोसेस से जो काम होते हैं उनमें ज़्यादातर फ़ायदेमंद नहीं होते, ज़्यादातर डिलीटीरियस नेचर के होते हैं। तो ज़्यादातर म्यूटेशंस लॉस ऑफ जीन फंक्शन या तो जीन की जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस कर देते हैं, या तो उसको टोटली उसको नल म्यूटेशन हम कह देते हैं कि वो पूरे जीन का फंक्शन ही तबाह कर देंगे, जीन को नॉन फंक्शनल बना देंगे। सो द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर डिलीटीरियस, ऑल्दो वी हैव एग्रीड अपॉन दैट पार्ट दैट अमंग द रिपोर्टेड म्यूटेशंस few have been identified as gain of gene function mutation. That means कुछ तो फ़ायदेमंद है, और जो फ़ायदेमंद म्यूटेशंस हुए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन
they have been accepted by the natural selection as the adaptations for that organism or the cell. और जो जो अडेप्टेशंस उनमें आ गए हैं, उन अडेप्टेशंस का फ़ायदा ये रहा कि एनवायरमेंटल जो चेंजेस आते हैं जो कि सडन होते हैं, वो अडेप्टेशंस उन सडन एनवायरमेंटल चेंजेस को अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को बचा ले जाते हैं. इसलिए जो अडेप्टेशंस आते हैं वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बड़े फ़ायदेमंद है. जैसा कि डार्विन साहब की थ्योरी भी हम सभी लोग समझते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. So the survival of the fittest is definitely given by the Darwin, but the arrival of the fittest has not been considered by the Darwin, and that is sometimes considered as a loophole or the drawback of Darwin's theory. So important thing in Darwin's theory is the adaptations are actually the theme that create the arrival of the fittest. Next, mutations are mostly recessive. That means what? जैसा कि हमने मेंडल के जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में जो उन्होंने बताया कि डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील. डोमिनेंट अलील का मतलब ये है कि जब दो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों साथ में होते हैं तो डोमिनेंट अलील रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता और खुद ही एक्सप्रेस होता है. और रेसेसिव अलील तभी एक्सप्रेस होगा जब वो डोमिनेंट के साथ नहीं हो, यानी दोनों जीन कॉपी, जिनको सो कॉल्ड एलिलिक पोजीशंस बोलते हैं, दोनों एलिलिक पोजीशंस जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम में होती हैं, अगर उन पर रेसेसिव नेचर का ही अलील आए दोनों जगह पे, तभी रेसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. यही केस म्यूटेशन से रिलेटेड भी है कि अगर म्यूटेशन हुआ तो डोमिनेंट अलील में म्यूटेशन हुआ तो रेसेसिव बन गया, और रेसेसिव क्योंकि डोमिनेंट अलील एक प्रॉपर प्रोटीन बना रहा है, इसलिए नॉर्मल फंक्शन होता रहेगा जब तक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है. तो सिंगल रेसेसिव म्यूटेशन या सिंगल रेसेसिव अलील अपने आप को तब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा जब तक डोमिनेंट अलील वहाँ पे प्रेजेंट है और वो नॉर्मल प्रोटीन कॉपी या नॉर्मल फिनोटाइप बनाता चला जा रहा है. सो वी हैव कंसिडर्ड द 3 पार्ट एंड द लास्ट वन इज म्यूटेशंस आर रिवर्सिबल इन नेचर. दैट मीन्स a single mutation is not the ultimate thing that can be reversed. And we will discuss in the next coming lectures that reversible mutations can be categorized into 2 parts, back mutation and the suppressor mutations, that we will discuss in the detail. So exactly wild type if is mutated to mutant gene, it is very likely that the mutant gene is again can be converted into wild type after the second mutation, but the probability of the mutation would be the same. That means अगर 10⁻⁻7 probability है फॉरवर्ड म्यूटेशन होने की, तो रिवर्स म्यूटेशन होने की भी probability more or less 10⁻⁻7 ही रहने वाली है. यानी ऐसा होता तो है, लेकिन ऐसा होने के लिए फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो थोड़ी सी रेयर रहेगी. ये इसके रिवर्सिबल होने का मतलब हमने कंसिडर किया. नेक्स्ट, हम एक बात से अक्सर कंफ्यूज हुआ करते हैं, क्रोमोसोम म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन. कहानी की शुरुआत जब हुई थी म्यूटेशनल स्टडीज़ पर, जब साइंटिस्ट ने इसको कंसिडर किया, स्पेशली म्यूलर का कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा रहा, जिन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया, तो एक ज़माने में साइटोजेनेटिक्स पार्ट में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी. इसकी वजह से क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता था. उस ज़माने में डीएनए की सीक्वेंसिंग पॉसिबल नहीं थी, इसलिए क्रोमोसोम को स्टडी करके क्रोमोसोम में कोई भी अगर ऑल्टरेशन आता है या कोई ऐसा बदलाव जो क्रोमोसोम के नॉर्मल फंक्शन को नहीं होने देता, उसको उन्होंने क्रोमोसोम म्यूटेशन बोला. बाद में धीरे धीरे
किसी एक जीन तक जब स्टडी करने की टेक्निक्स डेवलप हुई तो साइंटिस्ट ने देखा कि जीन अगर नॉन फंक्शनल हो जाता है या अपना काम नहीं करता है तो हम उसको म्यूटेंट जीन बोलते हैं और उसमें होने वाले बदलाव को हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं। फाइनली धीरे धीरे फर्दर हम डिटेल में पढ़ते चले गए, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आती चली गई और आज के दौर में हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं म्यूटेशंस आर नथिंग बट द चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। That means single base sequence of the DNA. That is a kind of point. That is a single locus that can be mapped on the chromosome or the DNA. Such kind of changes are collectively known as point mutations. And point mutations include two categories. One is the base substitution and another one is the base insertion or the deletion. Okay, so the base substitution that we will discuss in the coming slide, that it is of two types, and these categories are called transition and transversion. And the base insertion or the addition or the deletion, whatever these are, they would terminate in a term that is called frame shift mutation. That is a most dangerous kind of mutations. Okay, so we will discuss all those point mutation in the detail, but prima facie we can think of one thing, that whether the mutation is a point mutation, whether we say that is the gene mutation, whether we say that is the chromosomal mutation, whatever we say, ultimately mutation are random process. That's why most of the random process actually reduce or eliminate the gene function, and thus they are categorized as loss of function mutations. And very rare mutations are actually enhance the gene function. That's why they are put into the category of gain of function mutation. इसका मतलब ये तय है कि ज़्यादातर म्यूटेशन कैसे होते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस होते हैं। अब अगर पॉइंट म्यूटेशन फिनोटाइप में चेंज ला सकता है, ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है, जो हम वेरियस कैटेगरीज में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं जो होते तो हैं लेकिन वो फिनोटाइप में बदलाव नज़र नहीं आता, यानी वो प्रोटीन वो का वही बनाएंगे, जिनमें साइलेंट म्यूटेशंस की कैटेगरी को हम कंसिडर करते हैं, न्यूट्रल म्यूटेशंस की कैटेगरी को कंसिडर करते हैं, जो हम डिटेल में बाद में कंसिडर करेंगे। बट कुछ म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशंस ऐसे हैं जो कि जीन की कोडोन सीक्वेंस जो होगी उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और प्रोटीन जो होगा वो बदला हुआ प्रोटीन होगा, यानी कोई डिफरेंट प्रोटीन उससे बनेगा, नॉर्मल प्रोटीन तो नहीं बनेगा। और इसकी वजह से जो जीन का फंक्शन है वो फंक्शन डिसरप्ट हो जाएगा, और ऐसे पॉइंट म्यूटेशंस को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, जीन म्यूटेशंस की कैटेगरी। अब एक पॉइंट जो आखिरी में हमारा बच जाता है वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। आज के तारीख में क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बजाय एक बेहतर वर्ड काम में लिया जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशंस, क्योंकि क्रोमोसोम में जो छोटे पार्ट में यानी सिंगल लोकेशन पे जो म्यूटेशंस होते हैं उनको तो हम पॉइंट म्यूटेशन बोल देते हैं। यानी लार्जर चेंजेस अगर है, फॉर एग्जांपल डिलीशन, एक बड़ा फ्रैगमेंट डिलीट हो गया है क्रोमोसोम का, फॉर एग्जांपल डुप्लीकेशन, वो एक फ्रैगमेंट डुप्लीकेट हो गया है, या ट्रांसलोकेशन, दैट विल डील इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ योर सिलेबस। ओके, तो उनको हम कलेक्टिवली क्रोमोसोमल एब्रेशंस बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशंस थे जिनके अभी हमने एग्जाम्पल कंसिडर करे। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशंस जैसा हम सभी जानते हैं, यूप्लॉइडी, एन यूप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, ये सब सारे कलेक्टिवली क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं। सो टेक्निकली इफ वी से म्यूटेशन, that directly or indirectly refers to point mutations or the gene mutations. Now, there are basically two types of point mutations. As we have already discussed in the earlier slide, base pair substitution, and another one is the base pair insertion or the deletion. Now, what is the base pair substitution?
If one base pair of a DNA is changed to another, it is called base pair substitution. It is basically of two types, transition and transversion. Transition means, say, just see this diagram, you'll find that if a purine is replaced by a purine, it is called transition. Similarly, if a pyrimidine is replaced by pyrimidine, it is also called transition. So, there are two possibilities for the purine. Adenine can be changed or replaced by the another purine, that is guanine. So that is only one possibility for adenine to undergo transition. Similarly, there is single possibility for the guanine to undergo transition if it is get replaced by the adenine. And same thing is applicable for the pyrimidines. So technically, what happens if AT sequence or AT base pair is there? If A is substituted by the guanine and T is substituted by the cytosine, that means AT is converted into GC base pair, it is called transition. So maximum how many possible base changes or how many transitions can be there in the genome? 4. A to G, G to A, T to C and C to T. Next, transversion. Transversion, again see in the diagram. If a purine is replaced by pyrimidine or the vice versa is happening, that means pyrimidine is get replaced by the purine, then these are called transversion. We know very well that there are two pyrimidines and there are two purines. Say, if adenine is get substituted by pyrimidine, that means there are two choices of pyrimidine, cytosine and the thymine. So for the adenine, there are two choices of transversion, but there is only single choice of transition. So what we can infer? There are three possible substitutions for every base pair, one transition and two transversion. So how many maximum possible base changes or transversion can be there? That you can count here. These are the 8 in number. So transversion is GC to CG or AT to CG. These are basically transversion categories. So total of 4 different transitions and 8 different transversions are possible. Now the next category is base pair insertion or deletion. If we insert a single base pair that you can see in this diagram, say CG is inserted. This particular insertion is changing the frame of all the codons downstream of this codon. That means जहां पर ये इंसर्ट हुआ है वो कोडोन तो बदला ही बदला है, इसके अलावा आगे आने वाले सारे कोडोन्स की सीक्वेंस बदल गई, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि पूरे की पूरी प्रोटीन का सीक्वेंस जहां ये हो रहा है उससे डाउनस्ट्रीम कोडोन की पूरी सीक्वेंस बदलती है, इसलिए पूरे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बदल जाती है। इसलिए किसी भी सूरत हाल में वो प्रोटीन पहले वाला काम नहीं करेगा, वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन जाता है। इसलिए हम इसको मोस्ट डेंजरस म्यूटेशंस की कैटेगरी में रखते हैं। फाइनली वी आर गोइंग टू कंसीडर द इंपॉर्टेंस ऑफ द म्यूटेशंस। As we all of us know that mutations are the ultimate source of all the genetic variations. If there is no mutation, there would be no meaning of recombination. Because if there is no mutation, there would not be any kind of allele. That means allele are what? Allele are the two different forms of a gene found located on the same locus of homologous chromosome. यानी एक अलील से दूसरा अलील तब बनता है जब उसमें म्यूटेशन होता है, और जब दो अलील बनेंगे तब कहीं जाके हम उन दोनों अलील में रिकॉम्बिनेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर अलील ही नहीं रहेगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे
तो पॉपुलेशंस जो होंगी उनमें अलग अलग टाइप के फीचर्स या अलग अलग टाइप के अडेप्टेशंस नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से वो सडन होने वाले एनवायरमेंटल चेंजेस को रजिस्ट नहीं कर पाएगा और धीरे 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 एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे। ये म्यूटेशंस का एक बहुत बड़ा फायदा है। दैट मीन्स वी कैन सिंपली से म्यूटेशंस आर रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन and that is very important for the survival. But on the other hand, since most of the mutations are having detrimental effects, mutations can have the reason for many kind of disease and disorders. So what we can conclude? We can conclude mutations are both sustainer of the life and cause of great suffering as well. So जैसा हम ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ते हैं, transpiration is considered as the essential evil. Similarly, you can consider also mutation का अगर आप वन फेस देखेंगे तो वो एवोल्यूशन के लिए निहायत ही ज़रूरी है, लेकिन उसका अदर फेस देखेंगे तो वो बहुत सारे जीन को नॉन फंक्शनल बना देता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिजीज और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. Now, another point is mutations serve as the important tool of genetic analysis. And also they are useful to study the fundamental biological process. एक लंबे अरसे से और अभी तक भी किसी जीन के फंक्शन को पता करने के लिए अक्सर म्यूटाजेनेसिस करवाया जाता है, उसको म्यूटेंट बना के देखा जाता है कि कौन सा फंक्शन रुका है और कौन से जीन में हमने म्यूटेशन किया है. उन दोनों को कोरिलेट करके हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन से जीन का फंक्शन कौन सा रहा होगा. So friends, this is all about the point mutation and their importance. Thank you so much. Stay home, stay healthy.